नवंबर तक कंप्लीट हो जाएगा सर। आपको बताते हैं, आप आज से दिन काउंट कीजिएगा, 25वां दिन आपका क्लास खत्म हो जाएगा, रनिंग क्लास, बीच में सैटरडे संडे की हम बात नहीं करते। 25 क्लास में आपका क्या हो जाता है, खत्म हो जाएगा सब। चलो अब महात्मा गांधी की उपाधियां देखते हैं। महात्मा गांधी को आंदोलन की प्रेरणा किससे मिली? भूख हड़ताल की प्रेरणा रस्किन। आंदोलन की प्रेरणा लियो टॉल्स्टॉय। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले, याद रहेगा ना? चलिए, महात्मा गांधी के आंदोलन के कितने चरण थे? 6। सबसे पहले सत्याग्रह, उसके बाद भूख हड़ताल, उसके बाद बहिष्कार, उसके बाद महात्मा गांधी की उपाधियां पढ़ा दिए थे। महात्मा गांधी को उपाधि नहीं पढ़ाए थे। महात्मा गांधी को कई टाइप की उपाधि मिली थी, सबको याद करते आपको चलना है। महात्मा गांधी शुरुआत में अंग्रेजों के बहुत ज्यादा साथ दिए थे। अंग्रेजों ने महात्मा गांधी को सेना में भर्ती कराने के लिए कहा था प्रथम विश्व युद्ध के दौरान। तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सेना में जब भर्ती कराने के लिए किया गया, तो जो अधिकारी सेना में भर्ती करता है उसे सार्जेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? सार्जेंट। क्या कहा जाता है? सार्जेंट कहा जाता है। और अंग्रेजों ने कौन सी उपाधि दिया? सार्जेंट की उपाधि। साथ ही अंग्रेजों ने कैसरे हिंद की उपाधि दिया। कैसरे हिंद की उपाधि, कौन सी उपाधि? कैसरे हिंद की उपाधि दिया। किसने दिया? अंग्रेजों ने दिया। कौन सी उपाधि? कैसरे। जब ये चंपारण सत्याग्रह किए तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने इन्हें महात्मा की उपाधि दिया। कौन सी उपाधि? महात्मा की उपाधि दिया। जवाहरलाल नेहरू ने इन्हें बापू की उपाधि दिया। सुभाष चंद्र बोस ने इन्हें राष्ट्रपिता की उपाधि दिया। राष्ट्रपिता की उपाधि दिया। इसकी उपाधि? राष्ट्रपिता की उपाधि दिया। खुदाई खिदमतगार संस्था ने इन्हें मंगल बाबा की उपाधि दिया। कौन सा उपाधि? मंगल बाबा की उपाधि दिया। शेख मुजीबुर रहमान ने इन्हें जादूगर की उपाधि दिया। जादूगर की उपाधि, कौन सी उपाधि? जादूगर। शेख मुजीबुर रहमान, शेख हसीना के पिताजी, तो शेख मुजीबुर रहमान ने कौन सी उपाधि? जादूगर। खुदाई खिदमतगार एक संस्था थी, उसने कौन सी उपाधि? मंगल बाबा, क्योंकि ये जहां जाते थे वो काम क्या हो जाता था? सक्सेस हो जाता था। मंगल बाबा की उपाधि किसने दिया? खुदाई की, क्योंकि जिस काम को करते थे वो काम में क्या हो जाते थे? सफल हो जाते। काम क्या हो जाता था? सफल हो जाता था। और उस काम में मंगल में सफल जो काम हो जाता है उसे क्या कहा जाता है? मंगलमय। कैसा हो गया? मंगलमय। याद रहेगा ना? किसी को कोई दिक्कत नहीं है? खुदाई खिदमतगार संस्था ने कौन सी उपाधि? मंगल बाबा। शेख मुजीबुर रहमान, हाँ, जादूगर। पिता, अब ठीक हो गया, पिता हो गया। जल्दी बांट के खत्म करो ना, एक और को क्या बांटता है तुम? समझ में नहीं आता है, क्लास डिस्टर्ब आता है। एक ही बार लाओ जितना लाना। अभी बचा है कोई? गर्ल्स में बच गए लो, अब लास्ट में ले जाके पीछे दे देना। हाँ, क्लास से पहले किया करो लोग, बार बार आते हो क्लास डिस्टर्ब होता है, समझा? मिल गया जी सबको? एक्स्ट्रा रख ले रहती है सब, सबको मिल जाएगा। आज पीडीएफ में बताते हैं। कहियो सही नहीं होगा ये। बहुत मतलब कभी कभी ऐसा चिड़चिड़ा पढ़ाने का मन नहीं करता। अब सर हम लोग बचे हुए हैं ऑनलाइन वाले तुम लोग खुद से प्रिंट कराना लो, आप लोग को खुद से कराना था। और भी गर्ल्स में कोई बची है? एक्स्ट्रा बच गया देखो क्या हुआ? तो कालीचरण तोरा नहीं मिलेगा। इतना उपाधि हो गया, किसी कोई दिक्कत? बताइए, सार्जेंट की उपाधि अंग्रेज, कैसरे हिंद की, महात्मा की, महात्मा की उपाधि बापू, जवाहरलाल नेहरू, राष्ट्रपिता मंगल बाबा, खुदाई खिदमतगार जादूगर शेख मुजीबुर रहमान, शेख मुजीबुर रहमान, अर्धनग्न फकीर चर्चिल, अर्धनग्न फकीर ब्रिटेन का एक प्रधानमंत्री, बाद में जाके प्रधानमंत्री बना, जब वो बोला था तो विपक्ष का नेता था, विंस्टन चर्चिल। उसने क्या कहा था? अर्धनग्न फकीर। हालांकि महात्मा गांधी पूरे कपड़े नहीं पहनते थे, क्योंकि जब आंदोलन चलाया गया था, बहिष्कार आंदोलन और असहयोग आंदोलन, तो उस समय महात्मा गांधी ने कहा था कि आप भारत में बने कपड़ों को पहनिए। तो भारत में उस समय सूती कपड़े उतने अच्छे नहीं बन पाते थे। खादी के कपड़े को बिनना ईजी होता है, सूती कपड़े को बिनने में थोड़ा मेहनत लगता है, मशीनरी चाहिए वहां पे, तो खादी के कपड़े काफी ईजी होते हैं, लेकिन खादी के कपड़े थोड़े महंगे थे। अतः महात्मा गांधी ने कहा कि आधे कपड़ा पहनिए, लेकिन भारतीय कपड़े को पहनिए। तो महात्मा गांधी ने क्या कहा था? आधा ही कपड़ा, इसलिए उन्होंने क्या कहा? अर्धनग्न फकीर। क्या कहा? अर्धनग्न फकीर। सार्जेंट क्या किसे बोला? अंग्रेजों ने। अर्धनग्न फकीर विंस्टन चर्चिल, अर्धनग्न फकीर विंस्टन चर्चिल। आइंस्टीन ने कहा था कि आने वाले 100 या 200 साल बाद कोई यह विश्वास ही नहीं करेगा कि ऐसे हाड़ मांस वाला शरीर वाला व्यक्ति भी इस पृथ्वी पर था जिसने इतना बड़ा क्रांति कर दिया। और आज के टाइम पे लोगों को महात्मा गांधी जो होते हैं ना, मजाक लगने लगते हैं, समझा कि नहीं? क्या बहुत सारे लोगों को देखिए महात्मा गांधी को गरियाएगा, तो इसका मतलब वो किसको पूज रहा है?
नाथूराम गोडसे को। और आप खुद सोचिए, जब नाथूराम गोडसे को जब पूछ रहा है, मतलब वो कहना, उसकी मेंटेलिटी आप सोच सकते हैं, वो कभी भी मतलब फिर वो समाज के लिए बहुत दिक्कत हो जाएगा। अगर वो नाथूराम गोडसे को पूछेगा, अब उसके बाद वो देखेंगे समाज में तब ऊंच नीच पे भी विश्वास करेगा, क्योंकि गांधी जी ऊंच नीच के खिलाफ थे, और जो गांधी जी के खिलाफ है ऊंच नीच के खिलाफ नहीं है, फिर वो जाति की उच्चता में भी क्या करेगा, विकास करेगा। तो आपके एक सवाल से आपका मेंटेलिटी झलक जाता है। अगर गांधी जी का विरोध करेगा, जो व्यक्ति को देखिएगा ना गांधी का विरोध करेगा, वो जाति की उच्चता में विश्वास करेगा, ऊंचे जाति के। इस चीज को आप ध्यान से देखिएगा, समाज में थोड़ा थोड़ा ना हिट पॉइंट होता है। इंटरव्यू में आपसे इसी टाइप का क्वेश्चन पूछता है, आपके सवाल से आपका व्यक्तित्व पता चल जाता है। किसी भी बढ़िया इंसान को देखेंगे, वो कभी भी नहीं कहेगा कि गांधी जी का विरोध करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, सब में इंसान में कुछ कमियां कुछ अच्छाइयां होती हैं, लेकिन अकेले सारी जिम्मेदारी गांधी पे थोप देना भी सही नहीं है। तो ये कई आइंस्टीन ने क्या कहा था कि आने वाले 100-200 सालों में क्या कहा कि शायद ही कोई बिलीव करेगा। 100-200 साल बीता भी नहीं है, 100 साल नहीं बीता गांधी जी को मरे हुए, मोटा मोटी बीत रहा है उनको 60 साल, मरे हुए 60-70 साल बीत रहा है, इससे ज्यादा नहीं। और अभी से लोग गांधी जी को क्या करने लगे, मजाक बनाने लगे हैं। यहाँ पर एक किताब है जिसका नाम है गांधी हार गए, आप नेट से इस किताब को पढ़िएगा, बहुत बेहतरीन किताब है, गांधी हार गए। उसमें गांधी जी के बहुत ही मतलब गहराइयों को, वो सारी चीजें, जैसे हम लोग टीचर है, हम लोग की लिमिटेशन है कि आपका सिलेबस भी खत्म करना हम लोग की मजबूरी है, और आपको मेन फोकस उसी चीज को पढ़ाना है जो एग्जाम से रिलेटेड है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें वास्तविकता है, हम या कोई भी टीचर उस चीज को साइड कर देता है, क्योंकि हम लोग के पास एक टाइम बाउंडेशन होता है कि आपको सिलेबस भी खत्म करना है, दूसरा कि एग्जाम में क्वेश्चन भी आना चाहिए, और बाकी हर चीजों को हम लोग नहीं पढ़ेंगे, आप भी कहेंगे क्या पढ़ा रहे हैं यहाँ पर। तो समझा गया। तो ये सारी उपाधियां किन्हें मिली थी, महात्मा गांधी को। क्वेश्चन पूछे बताएंगे, सार्जेंट की उपाधि किसने दिया, विंस्टन चर्चिल ने क्या कहा, शेख मुजीबुर रहमान ने, खुदाई खिदमतगार संस्था, आइंस्टीन ने 100 या 200 साल, बस इतना समझ जाएंगे आप कि कोई बिलीव नहीं करेगा। रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा की उपाधि दिया, रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा की उपाधि दिया, याद रहेगा ना। सार्जेंट की उपाधि अंग्रेजों ने दिया। अब महात्मा गांधी आ गए, अब इनका हम लोग आंदोलन का काम कराना चालू करते हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं, आंदोलन का काम करा देते हैं। महात्मा गांधी कब आए भैया, 9 जनवरी 1915, 9 जनवरी 1915 प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 21 सालों तक महात्मा गांधी कभी इंग्लैंड, कभी दक्षिण अफ्रीका, कभी भारत, प्रवासी जीवन जीते रहे। मतलब प्रवास का मतलब होता है कि एक जगह नहीं रहना। 21 साल तक का कौन सा जीवन जिया इन्होंने, प्रवासी। और फाइनली वो डिसाइड किए कि अब हमें भारत में रह के क्या करना है, आंदोलन करना है। तो इसलिए यहाँ क्या मनाया जाता है, प्रवासी भारतीय दिवस, 9 जनवरी 1915 को। महात्मा गांधी कई ठो आश्रम की स्थापना किया था। महात्मा गांधी जैसे आपको मटेरियल में लिखेगा, आप ध्यान से पढ़िएगा, 1915 में इन्होंने कोचरबा में इन्होंने एक आश्रम की स्थापना किया, गुजरात में ये जगह है छोटा सा। इसी आश्रम को और बढ़ाते गए और फाइनली 1916 और 17 आते आते यही आश्रम किसका रूप ले लिया, साबरमती आश्रम। अब साबरमती आश्रम से पहले ही स्थापना किस चीज का हो गया था, कोचरबर्ग आश्रम की स्थापना हो चुकी थी। यही आश्रम धीरे धीरे बड़ा होकर किसका रूप ले लिया था, साबरमती आश्रम का। बाद में महात्मा गांधी 1930 के दशक में फिर से एक आश्रम बनाए थे नागपुर में, सेवाग्राम आश्रम, वर्धा में वो आश्रम था। लेकिन आश्रम जो था मेन फेमस हुआ किसके नाम से, साबरमती के नाम। किसे, साबरमती। तो महात्मा गांधी ने कौन सी आश्रम की स्थापना किया था, साबरमती आश्रम। साबरमती आश्रम, साबरमती आश्रम के लिए पैसा देने का काम किया था अंबालाल साराभाई। अंबालाल साराभाई, अंबालाल साराभाई किसने किया, अंबालाल साराभाई। साबरमती आश्रम के लिए धन किसने दिया, अंबालाल साराभाई। साबरमती के लिए धन दिया अंबालाल साराभाई। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना, किसने दिया था, अंबालाल साराभाई। इन्होंने 1916 में लखनऊ अधिवेशन में भाग लिए। कहां पर, लखनऊ अधिवेशन में भाग लिए। लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चंद्र मजूमदार कर रहे थे। लेकिन यहाँ हम लोग का मेन फोकस गांधी जी है, न कि कांग्रेस है। तो अंबिका चंद्र मजूमदार क्या कर रहे थे, अध्यक्षता कर रहे थे। अध्यक्षता कौन कर रहा था, अंबिका चंद्र मजूमदार। कौन कर रहा था, अंबिका चंद्र मजूमदार। 1916 में। इसी समय बिहार के राजकुमार शुक्ल, राजकुमार शुक्ल इन्होंने महात्मा गांधी से मुलाकात किया, और ये महात्मा गांधी के बारे में बहुत अच्छे ढंग से जानते थे। और उस वक्त अगर कोई भी पढ़ा लिखा इंसान था तो उसे पता था कि महात्मा गांधी अफ्रीका में बैठ के फिनिक्स फॉर्म की स्थापना की। पढ़ा दिया था ना जी, फिनिक्स फॉर्म की स्थापना। फिनिक्स फॉर्म की स्थापना कहाँ किया था, अफ्रीका। नेटाल कांग्रेस की स्थापना अफ्रीका में। अफ्रीकी जो कानून आया था, जो अफ्रीकी लोगों को क्या कराना था, पंजीकरण, रजिस्ट्रेशन, उसका भी महात्मा गांधी ने क्या किया था, विरोध किया था। और अंग्रेजों को वो कानून वापस लेना पड़ा था। ट्रेन में जो भेदभाव हो रहा था, सेंट पीटर्स मार्टिन बर्ग स्टेशन से जो महात्मा गांधी को फेंका गया था, अंग्रेजों को ये कानून वापस लेना पड़ा था। ये सारी चीजों के बारे में राजकुमार शुक्ल को पहले से पता था, और इनको पता था कि इन्होंने फिनिक्स फॉर्म, नेटाल फॉर्म, इस सब की स्थापना किया। ये सबसे ज्यादा प्रभावित लियो टॉल्स्टॉय से थे। अफ्रीका में इन्होंने एक और भी संगठन की स्थापना किया, टॉल्स्टॉय फॉर्म। कौन सा फॉर्म, टॉल्स्टॉय फॉर्म। इसके अलावा नेटाल कांग्रेस, इसके अलावा फिनिक्स फॉर्म की स्थापना किया। इंडियन ओपिनियन पुस्तक लिखा, किसने लिखा था, महात्मा गांधी ने क्या लिखा था, इंडियन ओपिनियन पुस्तक। यह साप्ताहिक पत्रिका थी, उर्दू में इसका प्रकाशन नहीं था, बाकी कई भाषाओं में इसका प्रकाशन था। तो उन्हें पता था कि यह व्यक्ति विदेश में रहकर अब लड़ सकता है, तो अपने देश के लिए क्यों नहीं लड़ेगा। तो राजकुमार शुक्ल ने इन्हें किस चीज के बारे में जानकारी दिया, 3 कठिया पद्धति। 3 कठिया पद्धति पढ़ाया जा चुका है। 20 कट्टे खेत में 3 कट्टे पर नील बोना था, और इससे जमीन बंजर हो जा रही थी। तो जमीन, इसी के खिलाफ महात्मा गांधी को आंदोलन करना था। तो समझिएगा, महात्मा गांधी का जो आंदोलन था, भले आप कह सकते हैं 3 कठिया पद्धति, लेकिन जब आप ये क्वेश्चन कभी मेंस में पूछेगा ना, तो आपको गहराई से आंसर देना पड़ेगा। 3 कठिया पद्धति महात्मा गांधी के आने से पहले ही समाप्त हो चुकी थी, क्योंकि जब महात्मा गांधी आंदोलन
आंदोलन के लिए चंपारण पहुंचे थे, उस समय अंग्रेज नील नहीं बोआते थे, क्योंकि जर्मनी में आर्टिफिशियल नील की खोज हो चुकी थी, और जो नील खेत में होता था वो नील जो था वो उससे चटकार रंग नहीं आता था, 4-5 बार की धुलाई के बाद वो रंग छोड़ देता था, जबकि आर्टिफिशियल नील रंग नहीं छोड़ता था। तो अंग्रेजों ने उस पद्धति को तो खत्म ही कर दिया था, मतलब नील नहीं बोआते थे। लेकिन अंग्रेजों जब नील बोआते थे तो नील खुद अंग्रेज नहीं बोआते थे, बल्कि वो जिम्मेदारी दिए थे जमींदारों को, और जमींदार क्या करते थे कि 20 कट्टा खेत में आपके 3 कट्टा खेत को रिजर्व कर देते थे कि इस पे खेती नहीं, तुम्हें क्या बोला है, नील। लेकिन जैसे जर्मनी में आर्टिफिशियल यानी सिंथेटिक नील की खोज हो गई, अंग्रेजों ने कह दिया कि हमें नील नहीं बोना है, तो भैया जमींदारों का काम है ना कि वो जो 3 कट्ठा जमीन हुआ किसान को लौटा दे। तो ससुराल किसान जमींदारवा कहता था सब कि हम तुमको 1 साथ पे लौटाएंगे, तुम हमको पैसा दो। तो ये कहता था भैया पैसा काय का, हमरे ना जमीन में था, तो जमींदार का राव फरिया लेते। तो महात्मा गांधी का चंपारण सत्याग्रह 3 कट्टी नील बोने के खिलाफ था या नील है जमींदारों के खिलाफ था? नील है जमींदारों के खिलाफ। अपन लिख के चलाएंगे मेंस में ना कि 3 कट्ठा 20 कट्ठा खेत में 3 कट्ठा में नील बोआते थे, इस खेती को रोकने के लिए आंदोलन किया। समझ जाएगा बबुआ, लूसेंट पढ़ के आई है भगा देगा, समझा कि नहीं? इसलिए नॉर्मल जैसे हम लोग भी पढ़ाते हैं, कभी रेलवे का बैच हुआ, दरोगा का बैच हुआ, ये सब में आदमी नॉर्मल बताता है भाई, जितना लायक जितना एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा उतने आदमी बताएगा जी 3 कटिया पद्धति। लेकिन महात्मा गांधी के चंपारण से पहले भी नील बोआने पर अंग्रेज क्या कर चुके थे, छोड़ दिया। ये जमींदारवा जमीन वापस कर रहा था, नहीं कर रहा था। आई धरना देते थे लोग डीएम के पास, तो जमींदार बैठ के कह देता है डीएम साहब लीजिए ना, आपको कुछ खर्चा पानी का, किसान उसान के पीछे पड़े। आगे बढ़ जाए तो जमींदारों के खिलाफ था, नील जमींदार जिन्हें नील है जमींदार कहा जाता है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ जाए, महात्मा गांधी ने इस आंदोलन को क्या कर दिया, सफल बना दिया, क्योंकि महात्मा गांधी वकील थे, कानून से डरते नहीं थे। वकील सब कहाँ कोनो कानून से डरता है, देखते हैं पुलिस वालों से सीधे भिड़ जाता है। लॉकडाउन के बीच में कोरोना में एक पुलिस वाले को एक वकील ने क्या कर दिया, मार दिया। तो पुलिस वाला किसको मार दिया, वकील। तो दोनों को बवाल हुआ था 1 साल पहले, देखे होंगे दिल्ली में, सारा पुलिस जाके पुलिस मुख्यालय पर खड़ा हो गया, और सारा वकील क्या हो गया, हड़ताल पे चल गया। सबसे ज्यादा नेपोटिज्म अगर कहीं है तो वकालत में है, सबसे ज्यादा रिश्तेदार वकीले मिलेगा और रिश्तेदार जज मिलेगा, अपने से डिसाइड कर देंगे आज कोर्ट छुट्टी पे। आपको क्या पता, अरे भाई साहब एक से एक पुराना पुराना वकील पड़ा, हर दिन एक दो को मर रहा है लोग, जिस दिन एक को वकील मर गया छुट्टी। क्या है भैया, कैंडोलेंस है, अशोक मना रहे हैं। भैया आप शोक मना रहे हैं, ठीक है, हमारी भी आपके साथ संवेदना है, कोई मरता है तो कोई खुश नहीं होता, लेकिन सोचना चाहिए कि हमारे यहाँ 40% कोर्ट बंद रहते हैं केवल कंडोलेंस की वजह से। उससे क्या होता है, लेट होता है, वकील को क्या दिक्कत है, फीस तो मिलेगा उसका। कंडोलेंस मतलब क्या, फीस लाओ, आज जिसकी तारीख है, मान के चलिए आज किसी की तारीख है, कंडोलेंस हो गया, शोक समाचार, सब लोग छुट्टी। जज साहब को भी टेंशन नहीं है, वकील ने ना हड़ताल किया है, जज साहब एक नंबर है, दिन भर ड्यूटी रहता, चलते हैं हम यहाँ, समझा, इसमें कोई कानून नहीं है। तो महात्मा गांधी खुद वकील थे, कानून की हर बातों को समझते थे, उन्होंने जमींदारी व्यवस्था को वापस करा, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़े, इसके बाद उन्होंने 2 सत्याग्रह किए थे, एक अहमदाबाद मिल मजदूर, एक खेड़ा सत्याग्रह। अहमदाबाद मिल मजदूर और खेड़ा सत्याग्रह, समझ गए, कितने सत्याग्रह किए, 2। अहमदाबाद मिल मजदूर और कौन सा, खेड़ा सत्याग्रह। अहमदाबाद मिल मजदूर में बोनस को लेकर था, किसको लेकर था, बोनस को, कंपनी उन्हें बोनस नहीं दे रही थी। दोनों सत्याग्रह सेम टाइमिंग पर हुए थे, 1918 में, 17 में ये हुआ, सॉरी लखनऊ, अभी तो ये 3 कटिया पद्धति के बारे में क्या किए, जानकारी दी। तो महात्मा गांधी चंपारण कब पहुंचे थे, 1917। चंपारण कब पहुंचे, चंपारण 1917। चंपारण जब गए तो अपने साथ 2 लोगों को लेके गए, राजेंद्र प्रसाद, किसे, राजेंद्र प्रसाद को, राजेंद्र प्रसाद सिवान के रहने वाले, जीरादी जगह है, राजेंद्र प्रसाद। और किसे लिए, अनुग्रह नारायण सिन्हा को, किसे ले लिया, अनुग्रह नारायण सिन्हा को। और जब ये आंदोलन समाप्त हुआ तो महात्मा की उपाधि ने किसने दिया, रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर ने कौन सी उपाधि दिया, महात्मा। ये 2 क्वेश्चन अक्सर पूछता है कि चंपारण सत्याग्रह में महात्मा गांधी का साथ किसने दिया था, रविन्द्रनाथ टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर, सॉरी रविन्द्रनाथ टैगोर, राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण। यहाँ तक समझ में आ गया। 1917 खत्म, 1918 में 2 आंदोलन हुए, दोनों कहाँ हुए, गुजरात में। 1918 में कितने आंदोलन, 2, दोनों कहाँ हुए, गुजरात में, खेड़ा सत्याग्रह और अहमदाबाद मिल मजदूर। लेकिन इसमें रूपरेखा तैयार हो रही थी खेड़ा की, और लेकिन पहले आंदोलन कौन सा हो गया, अहमदाबाद। दोनों की रूपरेखा मार्च में हुई, लेकिन खेड़ा सत्याग्रह लेट हो गया, सितंबर में चला गया, और अहमदाबाद मिल मजदूर वाला आंदोलन मार्च में हो गया। तो पहले कौन हो गया, अहमदाबाद। हालांकि रूपरेखा तैयार होती, मजदूर सबका पहले से संगठन था और किसानों का अपना कोई संगठन नहीं था, तो खेड़ा सत्याग्रह हल्का सा क्या हो गया, लेट हो गया। आगे बढ़े, देखिए 1918 में कौन सा आंदोलन था, अहमदाबाद। 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूर, अहमदाबाद मिल मजदूर, अहमदाबाद मिल मजदूर। मिल मजदूरों का कहना था कि हमें 30% बोनस चाहिए, कितना परसेंट बोनस चाहिए, 30। और कंपनी का कहना था कि हम 15% से ज्यादा बोनस यानी फायदा आपको नहीं देंगे। मजदूर कहा कि दिन रात हम काम किए हैं, कंपनी को फायदा हुआ है, किसके बदौलत फायदा हुआ, मजदूरों की वजह से फायदा हुआ, तो हमको कितना परसेंट बोनस चाहिए, 30%। कितना परसेंट, 30% चाहिए। अब अंग्रेज सब देने को तैयार नहीं, तो अंग्रेजों ने कहा ठीक है, हम ये मामला भेज देते हैं कोर्ट में। क्या भेज देते हैं, कोर्ट में। तो जब कभी किसी कंपनी के मैटर को या किसी नॉर्मल मैटर को सुलझाने के लिए कोर्ट बैठती है तो उसे ट्रिब्यूनल कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रिब्यूनल। जैसे यूपी क्या करेगी, गंगा नदी के पानी रोक देगी, कहेगी बिहार को हम पानी नहीं देंगे, तो इसके लिए एक अलग जज बैठा दिया जाएगा, उसे क्या कहा जाएगा, ट्रिब्यूनल। तो ट्रिब्यूनल कुछ होता नहीं है, कोर्ट ही को सेम कोर्ट है, लेकिन वो ट्रिब्यूनल जो होता है ना किसी खास मुद्दे को सुलझाने के लिए बैठता है। तो किसे भेज दिया, ट्रिब्यूनल में। महात्मा गांधी का कोई बात नहीं, ट्रिब्यूनल में भेजो, जज ना बैठा होगा, इंग्लैंड का जो रिजेक्ट जज होगा वो भारत आया होगा, हम इंग्लैंड से टॉप करके ही लोग तो महात्मा गांधी ओवर कॉन्फिडेंस में थे, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता है। अब आप ही बताइए ना, आपके यहाँ पे कोई पटना यूनिवर्सिटी है, पटना यूनिवर्सिटी, एक जेएनयू यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद बीएचयू, मान के चलिए कोई लौटा है जेएनयू इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पढ़ा है फर्स्ट डिवीजन, अगर पटना यूनिवर्सिटी से फर्स्ट डिवीजन पढ़ा है, आपके दिमाग पे पहले किसका इमेज बनेगा, ठीक कौन होगा,
इलाहाबाद वाला ऐसा नहीं है कि मान के चलिए वो नहीं पढ़ा होगा मन से, तो कोई जरूरी थोड़ी है, लेकिन एक दिमाग में छाप बन जाता है कि भाई इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से एवरेज लड़के ठीक ठाक निकले। ऐसा नहीं कि पटना से सब खराब ही निकला है, बट एवरेज रिजल्ट उतना अच्छा नहीं है पटना यूनिवर्सिटी में। स्टूडेंट को छोड़ो यार, आधा सीट तो टीचर का खाली है, तो कौन मारा अच्छा निकलेगा? लोग टीचर है ना पढ़ाता है वहाँ पे, आधा सीट खाली रहेगा तो क्या पढ़ेंगे लोग? कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे टीचर रखे लोग, तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ठेका पे पढ़ाइए, चाहे ठेका पे घर बनाइए, ज्यादा देर नहीं चलता है। समझे? ठेकेदारी पे घर अच्छा बनेगा। तो पटना यूनिवर्सिटी में आधा टीचर लोग कॉन्ट्रैक्ट पे है, ये अच्छी बात नहीं है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। तो अहमदाबाद मील मजदूर में मामला कहां चला गया? ट्रिब्यूनल में। और महात्मा का सब डर गए, सब मजदूर महाराज 15% नहीं देगा, ट्रिब्यूनल में जाएगा। तो वो जज अंग्रेजी में बैठा है, क्या बोलता है समझे में नहीं आता। महात्मा गांधी के साइड यहाँ पे जज बैठा है, इधर देखता है बैरिस्टर है यहाँ पे। और महात्मा गांधी का 1 महीना में सारा मामला खत्म। 15% जज ने फैसला सुनाया और फटकार लगाया अंग्रेजी कंपनी को कि आपको मजदूरों को 30% देना ही होगा, आइंदा से ये गलती नहीं होना चाहिए, जितना मजदूर है सबको 30% दीजिए। अब पूरे हिंदुस्तान में महात्मा गांधी का डंका बज गया, भाई बहुत खतरनाक आदमी है ये। कितना परसेंट दिला दिया? 30%। अंग्रेज सब देने को तैयार नहीं थे, कितना से ज्यादा? 15 से ज्यादा देने को तैयार नहीं थे। समझ आ गया कि नहीं आ गया? अब इसके बाद इसी लगे एक और आंदोलन चल रहा था, कौन सा? खेड़ा। बट अहमदाबाद वाला क्या हो गया? पहले हो गया मार्च में और ये चला गया सितंबर में। तो 1918 में एक और आंदोलन हुआ, कौन सा? खेड़ा। कौन सा सत्याग्रह? खेड़ा। खेड़ा सत्याग्रह में क्या था? देखिए, चंपारण भी किसानों का था, खेड़ा भी किसानों का। अहमदाबाद मिल मजदूर में महात्मा गांधी ने पहली बार किसका प्रयोग किया? भूख हड़ताल। इसमें किसका प्रयोग किया था? भूख हड़ताल। किसका? भूख हड़ताल का। भूख हड़ताल की प्रेरणा किससे मिली थी? रस्किन से। महात्मा गांधी जब भूख हड़ताल पे बैठे ना कि नहीं हमको 15% चाहिए ही चाहिए, 15% चाहिए, कोई नहीं रोक सकता। भूख हड़ताल पे क्या कर दिया? बढ़ सॉरी 30%, 15% नहीं, अंग्रेज कर रहे थे सबकी 15% चाहिए। तो अंग्रेज सब कैसे की भूख हड़ताल पे बैठ गया, दिक्कत हो जाएगा, मर जाएगा तो मजदूर सब मिलकर हमको मार डालेगा सब। कहाँ भेज दिया सब? ट्रिब्यूनल में, कोर्ट में। कोर्ट ने फैसला किसके पेपर में सुना दिया? गांधी जी कोनो केस नहीं आ रहे थे, बहुत तगड़ा वकील। और देश की आजादी में वकीलों का सबसे बड़ा योगदान है। जितना भी बड़का बड़का नेता देखेंगे ज्यादातर सब क्या है? वकील। तो उस समय का वकील भी अच्छा था। अभी के वक्त में वकालत एक रिस्क हो चुका है। आप वकील बन के कोई ठीक नहीं है कितना आगे जाएंगे या कितना पीछे जाएंगे। पहले एमबीए करके लोग सक्सेस हो जाते थे, अभी एमबीए करके भी कोई जरूरी नहीं। तो आजकल बहुत ज्यादा संख्या होने की वजह से क्वालिटी गिर गया। तो चंपारण सत्याग्रह किसका था? किसानों का। अखेड़ा भी किसानों। यहाँ समस्या अलग थी, यहाँ नील बोआना पर जबरदस्ती अंग्रेज नील बोआना छोड़ दिए, लेकिन इनकी जो जमीन रह गई थी उसको ससुरा जमींदार पैसा में वापस दे रहा था, ये अलग समस्या थी नीले जमींदारों की। यहाँ समस्या ये थी कि फसल बर्बाद हो चुकी थी, गुजरात के खेड़ा में फसल क्या हो चुकी थी? बर्बाद हो चुकी थी। लेकिन अंग्रेजों का कहना था कि हमको उससे क्या मतलब, हमें क्या चाहिए? टैक्स। हमें क्या चाहिए? टैक्स। महात्मा गांधी चल दिए, समझ गया? कहे कि एक काम करो अंग्रेज, हम तुमको खेड़ा में टैक्स दिला देंगे, ठीक है? जज से कहे, वकालत तो थी इनके पास, नॉलेज की तो कोई कमी नहीं थी। कहीं कि देखो हम किसानों से तुम्हें टैक्स दिला देंगे, भले फसल खराब हो गया कोई बात नहीं, लेकिन तुम भी हमें लिखित दे दो कि तुम्हारे कारखाने में, तुम्हारे मिल में पैदावार हो, प्रोडक्शन हो या ना हो, फायदा में हो या घाटा में हो, हर साल तुम भी 30% बोनस दोगे। तो बहुत गलत सवाल पूछता है। कहा कि मैंने तोरा घाटा होगा तो तुम बोनस नहीं देगा, हमने किसान का घाटा होगा तो टैक्स देगा। कोई बात नहीं है, हम ये भी टैक्स देंगे, किसान भी टैक्स देगा, मजदूर भी क्या होगा? बोनस लेगा। तुम्हारा फैक्ट्री डूब जाए, जल जाए, उससे मतलब नहीं। कहा ना हो तो ही, ना हो तो टैक्स ना हो तो। समझा क्या कि नहीं? महात्मा गांधी ने कहा कोई टैक्स नहीं देगा, अंग्रेजों को झुकना पड़ा। महात्मा गांधी ने कहा कि हम आपसे कोई जबरदस्ती नहीं कर रहे, आप ही सोचिए, अगर आपको टैक्स चाहिए तो हमें क्या चाहिए? बोनस। पूरे इंडिया का मजदूर सब कहता है महात्मा गांधी बोनस में वाला कराइए ना, ठीक रहेगा बोनस में। हर साल 30% मतलब समझते 3 साल में सैलरी डबल। समझा कि ना? हर साल 30% ले रहा था। तो बाद में महात्मा गांधी का कौन सा सत्याग्रह सफल हो गया? कौन सा सत्याग्रह? खेड़ा सत्याग्रह भी महात्मा गांधी ने क्या कर दिया? सफल कर दिया। किसी को कोई दिक्कत नहीं है। कौन सा सत्याग्रह? खेड़ा सत्याग्रह। इसके बाद अंग्रेज एक बहुत गलत कानून लेके चले आए सब 1919 में बहुत खराब कानून। ये तो 18 तक समझ में आ गया। 1919 में क्रांतिकारी आंदोलन बहुत तेजी से चल रहा था, बहुत तेजी से क्या चल रहा था? क्रांतिकारी आंदोलन। तो 1919 में अंग्रेजों ने सिडनी रॉलेट के नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में? सिडनी रॉलेट के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में? सिडनी रॉलेट के नेतृत्व में इन्होंने एक विधेयक लाया, एनार्कल एंड रिवोल्यूशनरी एक्ट। क्या लाया? एक विधेयक लाया, एनार्कल एंड रेवोल्यूशनरी एक्ट। एनार्कल एंड रिवोल्यूशनरी एक्ट, इसी को कहा जाता है रॉलेट एक्ट। क्या कहा जाता है? रॉलेट एक्ट। आप रॉलेट एक्ट का पूरा नाम? एनार्कल एंड रिवोल्यूशनरी एक्ट। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? रॉलेट एक्ट का पूरा नाम एनार्कल एंड रिवोल्यूशनरी एक्ट। ये किसने लाया था? सर सिडनी रॉलेट ने। किसने लाया? सर सिडनी रॉलेट ने। 19 मार्च 1919 को इसने विधेयक को क्या करा दिया? पारित करा दिया। अब ससुरा इतना खतरनाक ये कानून था, पारित करा लिया 19 मार्च 1919 को। कौन सा कानून पारित करा लिया? रॉलेट एक्ट। किसने पारित कराया? सिडनी रॉलेट ने। इस कानून में कहा गया था कि आपको पुलिस गिरफ्तार कर सकती है शक के आधार पर, और आपकी कोई भी दलील नहीं सुनी जाएगी। आपकी कोई भी दलील, आप कितना चिल्लाते रह जाएंगे, नहीं सुना जाएगा। आपको कोई भी वकील रखने के लिए नहीं दिया जाएगा, और ना ही आपको कोर्ट में, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, वहां आपको अपील भी करने नहीं दिया जाएगा। तो अतः इसे बिना दलील, बिना वकील, बिना अपील कानून कहा जाता है। अमूमन यही होता है ना, पुलिस आपको पकड़ने आती है तो आप क्या करते हैं? अपनी दलील देते हैं, दरोगा साहब हम थोड़े थे। समझा कि नहीं? गांव में कोनो चल जाता है तो गांव का आदमी उसको क्या कहता है? दरोगा। कोनो चल जाएगा उसको क्या कहेगा? सिपाही भी आएगा, दरोगा। कमिश्नर, दरोगा साहब। डीजीपी चलाएंगे बिहार के, क्या कहेगा? दरोगा। दरोगा। गांव में अगर हमारे सेना प्रमुख भी चल जाएंगे ना, नरवणे साहब, पूरा लगा के दरोगा।
अगर स्टार स्टार लगा दिए ना तो उसको क्या बोलेगा? गांव का आदमी बहुत सीधा होता है, तो उस दरोगा से क्या कहता है? दलील देगा। उसके बाद नहीं मानेंगे तो वकील, और नहीं करेंगे तो वकीलों से नहीं सुनिएगा तो अपील करेगा कोर्ट में। इस तरह बिना दलील, बिना वकील, बिना अपील कहा गया। गांधी जी ने इसे कहा कि यह एक काला कानून है। कैसा कानून है? काला कानून है। इसका बहुत ही ज्यादा क्या होने लगा? विरोध होने लगा। किस कानून का विरोध होने लगा? ब्लैक एक्ट, रॉलेट एक्ट को ही क्या कहा गया? ब्लैक एक्ट। क्या कहा गया? ब्लैक एक्ट, काला कानून कहा गया। आपके मटेरियल में डेट नहीं लिखा होगा, 19 मार्च 1900 नहीं लिखा है, कोई बात नहीं, आप थोड़ी आप लिख लेंगे लोग। डेट हम अभी टाइम देंगे, आप लिख लीजिएगा। लाइव वाले आपको हम लिखे के दे देंगे, आपको मटेरियल वाला हटा देंगे, अभी फिलहाल आप पढ़ सकते हैं, बाकी उसको डिलीट करके अभी हम दूसरा लगा देंगे। डेट नहीं लिखा था यहाँ पे, अभी पूरा समझा देते हैं। रॉलेट एक्ट तब लिखेगा, उसमें कई चीजों का भी लिखना है, इसलिए अभी डेट में मत जाइएगा। काला कानून कहा गया, कब पारित हुआ? 19 मार्च 1919। 19 मार्च 1919। इसमें कहीं पे भी डेट नहीं लिखा होगा, कोई बात नहीं, आप छोड़ देंगे, डेट नहीं लिखा था। अब इसका विरोध चालू होगा। स्वामी श्रद्धानंद, किसने विरोध किया? स्वामी श्रद्धानंद। देखिए श्रद्धानंद अलग है, सर्जानंद अलग है। सर्जानंद कहाँ हो जाएंगे? बिहार किसान सभा। और ये श्रद्धानंद है। तो 30 मार्च को, कितने मार्च को? 30 मार्च को। 30 मार्च को स्वामी श्रद्धानंद, किसने? स्वामी श्रद्धानंद, सर्जानंद नहीं, श्रद्धा। कैसे लिखा है? ठीक लिखा है, स्वामी श्रद्धानंद। इन्होंने रॉलेट एक्ट के खिलाफ क्या किया? आंदोलन कर दिया। रॉलेट एक्ट के खिलाफ क्या कर दिया? आंदोलन कर दिया। कर मत दो आंदोलन। कौन सा आंदोलन चलाया? कर मत दो आंदोलन। कर मत दो आंदोलन किसने चालू कर दिया? स्वामी श्रद्धानंद। कर मत दो आंदोलन, स्वामी श्रद्धानंद। कहा कि टैक्स मत दो, इतना खराब कर। हाँ? अच्छा, यहाँ 1930 लिख दिया, 1919 होगा जी, 1919 हो गया। गलती से हम 30 लिख दिए वहां पे, ये वाला 30वां वहां लिख दिया गलती से। चलिए ध्यान समझिए। तो 30 मार्च 1919 को स्वामी श्रद्धानंद ने कौन सा आंदोलन चालू किया? कर मत दो आंदोलन। अब यहां आप फंस जाएंगे। यदि कहेगा कि कर मत दो आंदोलन किसने चलाया? स्वामी श्रद्धानंद। किसने? स्वामी श्रद्धानंद ने चलाया था। किसने चलाया? स्वामी श्रद्धानंद ने चलाया। लेकिन कहेगा कि किसने नारा दिया कर मत दो? सरदार वल्लभ भाई पटेल। उन्होंने बस नारा दिया था, कर मत दो। नारा किसने दिया? सरदार वल्लभ भाई पटेल। कर मत दो। क्यों? कौन सा कर मत दो? क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल के समय गुजरात का एक जगह है वलसाड़, गुजरात में जगह कौन सा? वलसाड़। वहां अंग्रेज एक टैक्स ले रहे थे जिसका नाम था चौकीदारी टैक्स। जो इस टैक्स को देता था, अंग्रेज रात में उसके घर की चौकीदारी करते थे, इससे अंग्रेजों को फायदा होता था। और जो टैक्स नहीं देता था, घर में अंग्रेज में चोरी कर लेता था। मतलब तुम टैक्स दोगे तभी हम ही कमाएंगे, नहीं दोगे तो घर में घुस के चोरी कर लेंगे। अब अंग्रेज बहुत चोर था सब। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने गुजरात में आंदोलन कर दिया, कर मत दो, कोई भी कर मत दो। और सरदार वल्लभ भाई पटेल मिर्चा पाउडर पिसवा के रखवाने लगे। अब कोनो अंग्रेज घुसा तो मार झोंक के आंख में पकड़ के बड़ी मार मारे सब। यहाँ पे कर मत दो, इस अंग्रेज को भी मत दो, यहाँ बड़ी मार मारा सब। बाद में अलग, वो एक अलग आंदोलन है, वलसाड़ आंदोलन। वहां था कर मत दो नारा था, और यहाँ कर मत दो आंदोलन है। नारा मैंने बोल दिया, बस काम खत्म। यहाँ पे ये कर मत दो आंदोलन किसने चालू किया? कर मत दो नारा सरदार वल्लभ भाई पटेल। जबकि अमेरिका में जब क्रांति हुई थी तो वहां का नारा था नो टैक्स विदाउट रिप्रेजेंटेटिव। नो टैक्स विदाउट रिप्रेजेंटेटिव मतलब संसद में जब हमारा आदमी नहीं, जैसे भारत में अंग्रेज शासन करते थे, तो क्या ब्रिटेन के संसद में हम लोग का आदमी था? लेकिन उस हमारे यहाँ टैक्स लेते थे, जबकि नहीं। तो अमेरिका पे भी ब्रिटेन वाला कब्जा किया, तो अमेरिका वाला कहा कि ब्रिटेन के संसद में हमारा आधा आदमी भरिए। समझ रहे हैं? ब्रिटेन के संसद में कितना आदमी भरिए? आधा आदमी। तो अब जाके हम क्या देंगे? टैक्स देंगे, क्योंकि ब्रिटेन के संसद में हमारा कोई प्रतिनिधि नहीं है। तो अमेरिका वालों का क्या कर रहा था? प्रतिनिधि नहीं तो कर नहीं, प्रतिनिधि नहीं तो कर नहीं। इंग्लिश में नो टैक्स विदाउट रिप्रेजेंटेटिव, नो टैक्स विदाउट रिप्रेजेंटेटिव। याद रहेगा ना? नो टैक्स विदाउट रिप्रेजेंटेटिव कहां का नारा था? नो टैक्स नारा था वल्लभ भाई पटेल। कर मत दो आंदोलन, हाँ, स्वामी श्रद्धानंद। देखते देखते ये आंदोलन पूरे भारत में फैलने लगा। और 6 मार्च को महात्मा गांधी ने कहा कि हम भी चलेंगे पंजाब की ओर, और 8 मार्च को गांधी जी को जेल भेज दिया गया। अरे ये क्या लिखा है? अप्रैल 8 मार्च को हो जाएगा, जब 19 को 8 अप्रैल 1919 को गांधी जी को कहां भेज दिया गया? जेल। गांधी जी को कहां भेज दिया गया? जेल भेज दिया गया। जेल भेजा गया। गांधी जी को जेल भेजने का बवाल हो गया। अरे गांधी जी को क्या गिरफ्तार किया? हमारा हीरो है, क्या गिरफ्तार किया? तो उनको पंजाब से पकड़ के गुजरात में छोड़ा। आदमी कैसे चूहा पकड़ता है, कहीं छोड़ता है कहीं। तो महात्मा गांधी को कहां से पकड़ा था? दिल्ली से, ले जाके कहां छोड़ दिया? गुजरात में। उधर आ गया, इधर का लिया गया यहाँ पे। अब इसमें धीरे धीरे यह आंदोलन का केंद्र क्या बन गया? पंजाब। इस आंदोलन का केंद्र क्या बना? पंजाब बना। बताइए, रॉलेट सत्याग्रह, रॉलेट एक्ट के विरोध में कौन सा सत्याग्रह हुआ? रॉलेट सत्याग्रह। रॉलेट सत्याग्रह में किसने कर मत दो आंदोलन चला दिया? स्वामी श्रद्धानंद। किसने चला दिया? रॉलेट सत्याग्रह का केंद्र क्या बन गया? पंजाब। क्या बन गया? पंजाब। इसी सत्याग्रह में 2 प्रमुख नेता, जिनका नाम डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल। डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल, पंजाब के 2 सबसे बड़े नेता। नाम क्या था? सैफुद्दीन किचलू। सैफुद्दीन किचलू। किचलू उधर का टाइटल है, हम लोग क्या ऐसे किचलू टाइटल तो कोई फेमस नहीं है। और डॉक्टर सत्यपाल, ये 2 प्रमुख नेता कहां के थे? पंजाब के। तो सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल को किसने गिरफ्तार कर लिया? अंग्रेजों ने। अब ये आंदोलन और तेज हो गया। कौन सा आंदोलन? रॉलेट सत्याग्रह। रॉलेट सत्याग्रह और भी क्या हो गया?
तेज हो गया। किसी को कोई दिक्कत? तो ये हो गया आपका नॉलेज सब्जेक्ट। अब इसके बाद होगा जलियांवाला बाग। तो जलियांवाला बाग किसके बचाव के लिए हुआ था? सैफुद्दीन किचली को अंग्रेज पकड़ के लेके चला गया। कहाँ जा रहा है सब तुम लोग? अभी जलियांवाला बाग पढ़ाएंगे। तुम निकलने की तैयारी में कर गया था, लेट से आए हैं, कैसे कैसे छोड़ देंगे हम? चलिए ध्यान से समझिए, लंबा टॉपिक है ना, नहीं छोड़ सकते हैं, दोनों लिंक में, इसीलिए तो घुसिया रहे थे, बिना मतलब थोड़े घुसियाएंगे। चलिए ध्यान से समझिए, यहाँ पे भूख लग जाता है तुम लोग को। चलो देख देखो, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल को क्या कर लिया गया? गिरफ्तार। क्या कर लिया गया? गिरफ्तार। इनके गिरफ्तारी के विरोध में लोग इकट्ठा हो गए, लोग जलियांवाला बाग में। कहाँ इकट्ठा हुए? जलियांवाला बाग। जलियांवाला बाग, जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919, 13 अप्रैल 1900, 8 अप्रैल को किसको उठा ले गया था सब? 13 अप्रैल 1919 को पंजाब का प्रमुख त्योहार वैसाखी था। क्या था? वैसाखी। इस दिन क्या होता है कि किसान अपनी फसल को पूरी तरह से काट लेता है, गेहूं की फसल बोया रहता है, और वैसाखी के दिन तक पूरी तरह से फसल को क्या कर लेता है? काट लेता है। और उस दिन खुशी में सब लोग क्या मनाते हैं? त्योहार मनाते हैं, वैसाखी का त्योहार। तरह तरह के क्या बनाएंगे? पकवान वगैरह बनाएंगे। तो इन्होंने देखा कि यही दिन अच्छा है, हम लोग जलियांवाला बाग नामक स्थान पर, एक गेट है जलियांवाला बाग, वहां पे बहुत बड़ा मैदान है, गांधी मैदान की तरह, उसमें एक गेट था। तो इन लोगों ने कहा कि काम करते हैं, हम लोग यहीं पर डिसाइड करते हैं कि अंग्रेजों का कैसे विरोध किया जाएगा। तो प्यार से एकदम आराम से आंदोलन चल रहा था, उसमें कोई हिंसा उंसा नहीं हो रही थी। कहां पर? जलियांवाला बाग। लेकिन ससुरा उस समय इसकी सूचना हंसराज नामक एक व्यक्ति ने दे दिया। सूचना किसने दिया? हंसराज। वो हंसराज दूसरा है, डीएवी कॉलेज वाला, समझा गया? यहाँ पे ये सूचना दे दिया। किसको दी सूचना? पंजाब का गवर्नर। देखिए उस समय पूरे भारत का जो गवर्नर था वो था चेम्सफोर्ड, लेकिन ये जलियांवाला बाग कहाँ था? पंजाब। तो पंजाब का जो गवर्नर था उसका नाम था ओ डायर। किसका नाम? ओ डायर। पंजाब के गवर्नर का नाम ओ डायर। तो पंजाब में कोई भी डिसीजन कौन लेगा? ओ डायर। कौन लेगा? ओ डायर। तो ओ डायर को सूचना किसने दिया? हंसराज। इसने सेना बुला लिया। क्या किया? सेना। कौन सा रेजिमेंट? गोरखा रेजिमेंट। कौन सा रेजिमेंट? गोरखा रेजिमेंट। और इस गोरखा रेजिमेंट का जो सेनापति था, क्या था? सेनापति। उस सेनापति का नाम था आर डायर। सेनापति का नाम आर डायर। सेनापति का नाम आर डायर। उस समय पूरे भारत का जो कमांड था वो चेम्सफोर्ड के पास था। किसके पास? चेम्सफोर्ड के पास। किसके पास था? चेम्सफोर्ड। तो पूरे भारत का गवर्नर उस समय कौन था? चेम्सफोर्ड, यानी वायसराय। क्योंकि 1857 की क्रांति के बाद कहा गया था कि अभी कोई गवर्नर नहीं रहेगा, अब चमचा रहेगा। क्या रहेगा? चमचा। और उस चमचा को क्या कहा जाएगा? वायसराय। तो उस समय पूरे भारत का वायसराय था। हाँ, चेम्स। पूरे भारत का वायसराय चेम्सफोर्ड। पूरे भारत का वायसराय चेम्सफोर्ड। चेम्सफोर्ड। लाइव में जिनका प्रॉब्लम कर रहा है, एक बार एप्लीकेशन से बाहर होकर आइएगा, आपका फिर से लाइव चलने लगेगा, दिक्कत नहीं होगा। तो चेम्सफोर्ड पूरे भारत का गवर्नर था, जबकि पंजाब का कौन था? होगा। तो पंजाब का गवर्नर तो होगा नहीं, लेफ्टिनेंट गवर्नर होगा, मतलब छोटा नीचे रहेगा, लेफ्टिनेंट। ओ डायर। ओ डायर ने सेना बुला लिया कि कौन सी रेजिमेंट, और सेना का कमांडर कौन था? आर डायर। आर डायर से कहा गोली मारवा दो सबको। और उस आर डायर में क्या कर दिया? गोली चला दिया। इसमें ज्यादा गलती आर डायर की, ओ डायर की। और आर डायर की कंची है भाई, उसको आदेश मिलेगा वो मानेगा, नहीं मानेगा तो ऊपर गोली मार देगा। आर्मी में कहा जाता है आप आदेश नहीं मानेंगे आप ही को मार देगा। सीनियर इज ऑलवेज करेक्ट। आर्मी का एक रूल है, सीनियर आपका हमेशा सही है, आप सवाल नहीं उठा सकते। सीनियर इज ऑलवेज करेक्ट, जो बोल दिया सीनियर वही सही है। समझा गया कि नहीं? क्या कोई दिक्कत है? तो यहाँ आर डायर ने गोली चला दिया। आर डायर की इस गोली चलाने के बाद बहुत सारे लोगों की जान गई, लगभग 1600 लोगों की जान गई। 1600 लोगों की जान गई, इतने ज्यादा थे लोग। और उसमें जान गई, घायल होने से छोटे बच्चे मारे गए, भगदड़ में लोग मर गए। वहां पर कुआं बीच में एक था पानी पीने के लिए, लोग उस कुआं भर गया, पूरा लाश से कुआं भर गया, लोग जान बचाने के लिए उसमें गए। इतना बुरा यह कांड हुआ कि पूरे लोग इससे खिलाफ हो गए। किसे? जलियांवाला बाग से। अब महात्मा गांधी को तो छोड़ दिया था, तो चुहादानी में पकड़ के कहा, दिल्ली में पकड़ के कहां छोड़ा था? कहां से? गुजरात। इस घटना के बाद महात्मा गांधी बहुत ही आहत हुए। महात्मा गांधी ने अपनी उपाधि वापस कर दी। गांधी को कौन सी उपाधि थी? कैसरे हिंद। कैसरे हिंद। कैसर ए हिंद की उपाधि थी। इन्होंने अपनी कैसरे हिंद की उपाधि वापस कर दी। रविंद्रनाथ टैगोर जो थे, रविंद्रनाथ टैगोर को सर की उपाधि थी, नाइटहुड और सर की उपाधि, इन्होंने भी क्या किया? अपनी उपाधि त्याग दिया। डॉक्टर शंकर नायर, डॉक्टर शंकर नायर, डॉक्टर शंकर नायर वायसराय के सलाहकार में थे। वायसराय के क्या थे? कार्यकारिणी परिषद में, यानी सलाहकार में थे, उनके साथ वो भी काम करते थे। इन्होंने भी अपना क्या किया? कार्यकारिणी परिषद से त्याग पद दे दिया। नाइटहुड की उपाधि किसने त्याग दिया? रविंद्रनाथ टैगोर। कैसरे हिंद की उपाधि महात्मा गांधी। कैसरे हिंद की उपाधि महात्मा गांधी ने त्याग दिया। इसका बहुत बड़ा पैमाने पर क्या हुआ? विरोध हुआ। अंग्रेजों ने इसके लिए एक आयोग का गठन किया। 1919 में एक आयोग का गठन हुआ, हंटर आयोग, जिसने 1920 में अपनी रिपोर्ट दिया। हंटर आयोग में 3 भारतीय सदस्य और 5 अंग्रेज सदस्य थे। टोटल कितने सदस्य थे? 8। हंटर आयोग में कुल कितने सदस्य? 8। हंटर आयोग में कितने सदस्य? 8। इस आयोग ने कहा कि जनरल डायर ने जो किया है वो तत्काल परिस्थिति में ठीक था, और उसने कहा कि लगभग 350 से 400 लोग मारे गए। जबकि कांग्रेस ने, उस समय तक तो कांग्रेस की स्थापना हो चुकी थी, उन्होंने मदन मोहन मालवीय, मोहन मालवीय, मदन मोहन मालवीय, इनके नेतृत्व में गठन किया एक आयोग। इन्होंने कहा कि यह
ओ डायर का जो गोली चलाने का आदेश दिया गया था ये बिल्कुल ही गलत था। इस आदेश से बहुत सारे लोगों की जान गई और हंटर आयोग जहां 400 कह रहा था, इन्होंने कहा कि 1600 लोगों की जान गई है और ये एकदम गलत है। विरोध होने लगा अंग्रेजों का। यहाँ पर अंग्रेजों ने आनंद फानन में ओ डायर को भारत से सस्पेंड करके कहां भेज दिया? इंग्लैंड। कहां भेज दिया? इंग्लैंड। जब ये इंग्लैंड में गया तो इंग्लैंड में इसका भव्य स्वागत हुआ। किसका? ओ डायर का। इसको सम्मान में तलवार दिया गया, कहा कि बहुत अच्छा तुम काट किया है, बहुत अच्छा किए जो काट किया। यहाँ पे उधम सिंह जो थे वो देखे थे इस कांड को, किस तरह से अंग्रेजों ने गोली मारा था। 20 साल के बाद 1940 में, 20 साल के बाद 1940 में उधम सिंह, क्या नाम था? उधम सिंह, बंदूक लेके कहां गए? लंदन। लंदन चल गए, पैसा लिए, यहाँ पे यहाँ से बंदूक नहीं लिया, पैसा ही चलिए, और कहाँ चले गए? लंदन। पता किए कि वो डायरवा कहाँ रहता है, तो पता चला यही घर में रहता है। और वहां जाके वो क्या खरीदे? बंदूक। अब 2-3 बार खेत में जाके बगीचा में गोली वोली चला के देखे ठीक से काम कर रहा है कि नहीं। बगीचा में जब ठीक से काम कर रहा था तो पिस्टल रखे दूगो, तो कहे कि अब हम निपटाएंगे किसको? ओ डायर। घर में गए तो 20 साल बाद चेहरा बदल जाता है आदमी। 20 साल पहले आप लोग ऐसे ही थे, कई को तो होगा ही नहीं सब। 20 साल पहले तो कहीं तो नहीं होगा सब, समझा कि नहीं आ गया? तो 20 साल पहले का चेहरा बदल गया तो देखा कि भाई कौन है, तो ओ डायर से पूछ रहे हैं, ये बकलवा हु इज ओ डायर? ओ डायर कौन है? तो आई एम ओ डायर। हु आर यू? आई एम योर यमराज। स्पेशल डिप्यूट हुए हैं डिलीवरी करने के लिए। चलिए यहाँ पे रेडी हो जाइए। यहाँ पे कहा कि बंदूक क्या निकालता है? काय निकालता है? धाए 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 मारा, बंदूक तान दिए और कहे कि याद करो 13 अप्रैल 1919 गोरखा रेजिमेंट को गोली चलाने का आदेश तुमने दिया था। उधम सिंह खड़ा होकर सब देखे थे वहां। उस समय हम बच्चा थे, कुछ नहीं कर पाए। हमारे पास उस समय बेबस थे, तुम्हारे पास पूरी फौज थी, लेकिन टेंशन नहीं लो, बदला पूरा। तुम हमारे घर आके मारे थे, हम तुम्हारे घर आके मारे। मारे ओके, घरे में घुस के मार दिए। किसको? ओ डायर। ओ डायर बेचारा मरा गया। यहाँ पर लंदन की पुलिस आई, कहीं कहे मार दिया, कहा कि नहीं 3-4 गोली बचल है, शांति से गिरफ्तार करके ले जाना तो तोरो को सुता देंगे। ले गए लोग उसको, बाद में उनके ऊपर मुकदमा चला के उन्हें फांसी दिया गया वहां पर। तो ये सब अंग्रेज सब तो छोड़ता नहीं था, फांसी देता। लेकिन अंग्रेजों को भी क्या किया गया? एहसास दिलाया गया, तुम हमारे घर में घुस के मार सकते हो तो तुम लंदन की दीवारें कितनी भी ऊंची बना लो, उसको हम लोग भी नांग जाएंगे और घर में घुस के हम लोग भी मारेंगे। और बहुत बेहतरीन काम किया। ये सरदार सब कुछ देखा जाता है, 1.25 लाख एक लड़ावा सब गोविंद, 1.25 लाख से नीचे बातें नहीं करता है, छोट मोट को पहुंचाने का। आ डायर तो मिलवे नहीं किया। रीजन क्या है कि सेना में अधिकारियों की पहचान गुप्त रखी जाती है। आप ही बताइए ना, देखो सेना प्रमुख का नाम आप जानते होंगे, और नहीं तो कोई घटना होती होगी तो सेना का नाम जानते, बाकी आपको पता है क्या कौन फौज में कौन क्या है, गुप्त रखा जाता है। अब हमारे ही बिहार रेजिमेंट में कर्नल संतोष बाबू शहीद हो गए गलवान घाटी में, और शहीद नहीं हुए रहते तो हम लोग उनकी पहचान ही नहीं जान पाते, क्योंकि गुप्त रखा जाता है। नहीं तो अगर एक पहचान निकला रहता बाहर, एक निपटा दिए रहते। कौन? आ डायर, दोनों जाता सब, तब पढ़ते डायर का स्क्वायर। क्या पढ़ते ना? डायर का स्क्वायर। ओ डायर और आ डायर। समझ आ गया कि नहीं आ गया? आपके मटेरियल में इसका डेट नहीं लिखा है, किस चीज का? जलियांवाला बाग का सब लिखा है, उसमें कुछ नहीं लिखना है। ये चीज आप मटेरियल में लिख लेंगे, ये चीज लिख लेंगे। कौन सा? रॉलेट एक्ट के आगे वापस लिखे 19 मार्च 1919, और एक ये लिख लेंगे 23-30 जून वाला। समझ गया? और लाइव एप्लीकेशन वाले लोग हैं जो, उनको हम सुधार देंगे, मटेरियल में सुधारे करके अपलोड कर देंगे। लिखिए जल्दी, वहीं पे लिख लीजिए ना, जहां रॉलेट एक्ट लिखा है ना उसी के बगल में डेट लिख लीजिए, 19 अप्रैल 1900, सॉरी 19 मार्च 1919।